ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर हड़बड़ी और लाभ नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। निकाय चुनाव में वोट के लिए घर घर जाएगी बीजेपी, पंकज सिंह ने बताया जीत का प्लान। यादव और मुस्लिम वोट मर्रार, चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अब सपा ने उठाया बड़ा कदम। चुनाव जबरदस्ती नहीं, मतदाताओं के आशीर्वाद से जीता जाता है, सपा को सीएम योगी का जवाब। क्रिकेट के मैदान पर गजब बल्लेबाजी करते दिखे सीएम योगी, लगाया शानदार स्ट्रेट ड्राइव। मजबूत हो जाए कांग्रेस, उसका रहना बहुत जरूरी, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही बड़ी बात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मेरठ के 90 वार्ड और मेयर सीट पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी इस बार कड़ी रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए बीजेपी घर घर जाएगी और जीत का मंत्र देने के लिए खुद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने कमान संभाल ली है और वार्ड अध्यक्षों को टारगेट कर दिया है। और बता दें कि निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने घर घर जाने का प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 1 से 7 नवंबर तक हर घर की चौखट पर जाने और वोट मांगने के लिए कहा गया है। पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति पर काम कर रही है और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम पर बीजेपी की पैनी नजर है। यहां के 90 वार्ड में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिले, इसके लिए भी अलग प्लान तैयार किया जा रहा है। बता दें, यही प्लान समझाने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरठ निकाय चुनाव के प्रभारी पंकज सिंह ने वार्ड अध्यक्षों को मूल मंत्र दिया। इस बैठक में पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद, महानगर के प्रभारी भी शामिल हुए थे और मंथन इस बात पर था कि कैसे पहले से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। हालांकि पंकज सिंह का दावा था कि इस बार मेरठ में मेयर बीजेपी का होगा और मेरठ में निकाय चुनाव से पहले 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप से सियासी हवा में तपिश महसूस की जा रही है, लेकिन इस हवा की काट भारतीय जनता पार्टी के पास है और पंकज सिंह ने कहा कि जो ठीक से चलेंगे वही चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। और बता दें, दरअसल मेरठ नगर निगम में सुनीता वर्मा ने हाथी पर बैठकर महापौर की कुर्सी का सफर तय किया था। अब महीने पहले वो बसपा और सपा की साइकिल पर सवार हो गई और बता दें कि बीजेपी अब साइकिल से इस सीट को छीनना चाहती है और बीजेपी बसपा को मैदान में कहीं मानकर ही नहीं चल रही है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि वो घर घर जाकर वोट बनवाएं और जनता की कसौटी पर खरा उतरें। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी को एक नोटिस जारी कर दिया था। यह नोटिस अखिलेश यादव के एक बयान के बाद जारी किया गया था। सपा प्रमुख ने अपने इस बयान में कहा था कि हर विधानसभा सीट पर हमारे यादव और मुस्लिम समुदाय के करीब 20 और 20,000 वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने हटा दिया, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में सपा से सबूत मांगे थे और अब सपा से सबूत जुटाए जाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयोग द्वारा सबूत मांगे जाने के बाद अब सपा ने इस संबंध में अपने प्रत्याशियों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि अखिलेश यादव द्वारा आयोग में मतदाता सूची में गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची, सबूत और दस्तावेज सहित जमा कराना है। बता दें कि सपा द्वारा जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि मतदाता सूची में दर्ज नाम और मतदाता सूची के काटे गए नाम दोनों को मतदाता सूची के पेज एकत्रित कर लें और गलत ढंग से जिसका नाम कटा है उसी व्यक्ति का शपथ पत्र देना होगा। मतदाता सूची के नाम से कटने की गई शिकायत की छाया प्रति तथा और
मतदाता सूची दस्तावेज सबूत सहित 3 नवंबर 2022 तक हर हाल में अनिवार्य रूप से प्रदेश कार्यालय में जमा करा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोकर्णनाथ के होने जा रहे उपचुनाव से पहले यहां एक रैली को संबोधित किया। रैली में अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही विपक्षी समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, और साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि सपा अभी से हार से बौखलाकर रोना शुरू कर चुकी है और अभी भी ट्वीट करके बहाने ढूंढ रही है। और सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने सभी से कहना शुरू कर दिया है कि पहले ईवीएम को दोष देते हैं और अब कह रहे हैं कि चुनाव जबरदस्ती जीत रहे हैं। चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता, चुनाव मतदाताओं के आशीर्वाद से जीता जाता है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कुछ समय पहले अरविंद गिरी और रोमी साहनी और सभी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने आए थे और जनता ने लखीमपुर की सभी सीटें जितवाकर अपना आशीर्वाद दिया था। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बाबा गोरखनाथ जी की पावन धरा पर उमड़ा और अथाह राष्ट्रवाद जन सैलाब यहां उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय का सिहानाद है। और बता दें, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति गोला वासियों का यह अटूट विश्वास उद्घोष कर रहा है कि यहां हर बूथ पर खिलेगा कमल का फूल। और सीएम योगी पूर्ववर्ती विधायक अरविंद गिरी को याद करते हुए कहा कि अरविंद गिरी जी ने एक योग्य प्रतिनिधि के दायित्व निभाते हुए यहां इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज खुलवाया और यहां बाबा गोकर्णनाथ में छोटी काशी बनाना चाहते थे और उनके पुत्र अमन गिरी जी इस कार्य को बढ़ाएंगे और हम यही उनका उत्साह लोकार्पण करने आएंगे। और बता रहा हूं कि रोजगार मिलेगा और पटरी दुकानदारों को पुनर्वास किया जाएगा। मैं ये आश्वासन देने आया हूं कि प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ सबका विकास के आधार पर सबको बिना भेदभाव के लाभ मिलेगा। अन्नदाता किसानों को आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके गन्ने के एक एक मूल्य का भुगतान होगा। हमने गन्ना विभाग और चीनी मिलों का कह दिया है। ये राजनीति के पिच पर अक्सर विरोधियों को मात देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खेल के मैदान में भी करिश्मा दिखाने लगे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो जमकर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री क्रिकेट के मैदान पर गजब की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्हें शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए देखा जा सकता है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और इस दौरान लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए। दरअसल इस टूर्नामेंट में दिव्यांगों के बीच उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथ में बल्ला लेकर क्रिकेट की पिच पर उतर गए और इस दौरान वहीं अधिकारी और खिलाड़ी भी मौजूद रहे। वहीं जैसे ही गेंद सीएम योगी को फेंकी गई तो उन्होंने जबरदस्त शॉट मार दिया उस गेंद पर। बता दें कि दिव्यांग खिलाड़ियों के क्रिकेट मैच के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्ट्रेट ड्राइव देखकर सब खुश नजर आए और सीएम योगी ने यहां रन फॉर यूनिटी के दौरान छोटे बच्चों के बीच पहुंचे और इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोई भी स्वावलंबी राष्ट्र अपने अन्यायियों को विस्मृत कर आगे नहीं बढ़ सकता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी स्मृतियों को नमन किया और सरदार पटेल अमर रहे। उन्होंने कहा कि अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और मातृभूमि के प्रति अगाध निष्ठा से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। आजादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मृत करने का प्रयास किया हो। गोंडा में नवाबगंज के नंदनी नगर में आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड
प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का सोमवार को आखिरी दिन रहा और इसकी अध्यक्षता भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने बताया है कि इस कुश्ती में देश के टॉप 10 और टॉप रैंकिंग के महिला पहलवानों ने प्रतिभाग किया है और इसमें विजयी स्वर्ण पदक पहलवानों को 15,000 रुपए और रजत पदक विजेताओं को 13,000 रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10,000 दिए जाएंगे। और वहीं राहुल गांधी को लेकर सांसद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती हुई नजर आ रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए ताकि ये देश के लिए जरूरी है। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मेरठ में हुए 400 लोगों के धर्मांतरण पर कहा कि साहब ये तो अपनी मर्जी का है और ये तो रोज हो रहा है। गोंडा जिले के कटरा में हो रहा और नवाबगंज में हो रहा और आपके गोंडा जिले में भी हो रहा और यहाँ हर जगह हो रहा है। बता दें अब क्या कहा जाए, हमारे जिले में भी परिस्थितियां थी और बता दें बहुत से लोग हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में गए और उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पर यह किया, लेकिन इस समय क्या स्थिति है मैं उससे अवगत नहीं हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करने और भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि प्रयास अच्छा कर रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है। सांसद शरण सिंह ने आगे कहा कि आज भी देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी का पूरे देश में विस्तार है तो वो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती हुई नजर आ रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए, ये देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर हड़बड़ी और लापरवाही हादसे का शिकार बना देती है। यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे कहीं ना कहीं सामने ही आ जाते हैं। ऐसा ही घटना अमेठी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। यहां ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान हड़बड़ाहट में एक बुजुर्ग महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। हालांकि ट्रेन चलती इससे पहले ही रेलवे के एक कर्मचारी ने उनकी जान बचा ली। महिला को गिरता देख टीटीआई बिना देरी के दौड़ा और मौके पर आया और बुजुर्ग महिला को ट्रेन के बीच से खींचकर सकुशल बाहर निकाल दिया। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जिस वक्त अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। ट्रेन रुकते ही S4 कोच में सवार हुए एक 60 वर्षीय महिला कुछ सामान लेने प्लेटफॉर्म पर उतरी। उन्हें ट्रेन के
टलने का आभास हुआ और वो वापस दौड़ने लगी। इसी क्रम में संतुलन बिगड़ने के कारण महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई और स्टेशन पर मौजूदा टीटी राजेंद्र सिंह ने दौड़कर महिला को सकुशल बाहर निकाल दिया। महिला को निकालने के दौरान जमीन पर गिरने से राजेंद्र को भी मामूली सी चोट आई है। बता दें कि राजेंद्र ने इतना ही नहीं किया बल्कि महिला को ट्रेन में उसकी सीट पर बिठाया और गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। और इस घटना के बारे में राजेंद्र ने बताया कि बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान फंस गई थी और मेरी नजर जैसे ही पड़ी मैं दौड़कर वहां गया और उनकी जान बचा ली। और एक अन्य टीटी ने बताया कि ट्रेन को रुकवाकर महिला को उनकी सीट पर बिठा दिया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर गली मोहल्ले में खड़े वाहनों में गाड़ियों की बैटरी और महंगा सामान चोरी कर लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं। दरअसल गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस को चोरों ने कार से पलक झपकते ही सैकड़ों बैटरी चोरी करने का डेमो भी दिखाया। बता दें कि कौशाम्बी थाना पुलिस ने इसके अन्य 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने बताया कि ये चोर कारों की बैटरी चोरी करने में माहिर हैं और पुलिस द्वारा जब इनमें डेमो दिखवाने के लिए कहा गया तो इन्होंने कुछ सेकंड में ही गाड़ी के बोनट खोल दिए। और सीओ स्वतंत्र कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ये अपराधी सक्रिय हैं। पलक झपकते ही गाड़ियों के ईसीएम और बैटरी चोरी कर लिया करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन पर मामले दर्ज किए गए हैं। ये पहले भी जेल गए हैं और बहुत ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं। पकड़े गए आरोपी सूर्य और निखिल ने पुलिस को बताया कि अली हसन दिल्ली गाजीपुर में कबाड़ी का काम करता है और चोरी के सामान को खरीदता है। चोरों ने बताया कि अली हसन को ही चोरी के सामान बेचते थे और चोरों द्वारा बताए जाने के बाद अली हसन नाम के कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि अली हसन से पूछताछ की जा रही है फिलहाल। और इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि अली हसन पर करीब 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इन चारों के गिरफ्तारी से गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में चोरी की घटना में कमी आएगी। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर के जमदाग्नि ऋषि आश्रम के आसपास के क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए परियोजना की घोषणा की है। बता दें जिस पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जयवीर सिंह आश्रम में भारतीय जन फाउंडेशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संगीत रत्न सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री बता दें वहां पर मंत्री जयवीर सिंह ने यह कह दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद कानपुर देहात में कई मंदिर पौराणिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कार और हमारी पुरानी परंपराएं हमारी धरोहर है। जब ये सब सुरक्षित रहेंगे तभी हम ताकतवर रहेंगे। हमारा भारत देश अपने आदर्श, मूल परंपरा और विरासत को जीवित किए हुए है, जहां नृत्य, कला और हमारी धरोहर देश को और मजबूत बनाती है। बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। अपनी धरोहर को जीवित रखकर उन्हें मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उसी का उदाहरण अयोध्या और दिव्य काशी में देखने को मिला, जहां की तस्वीर आज हमारी संस्कृति और हमारे सम्मान को प्रदर्शित करती है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक पूनम संखवार ने रसूलबाद विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद के अन्य पौराणिक स्थलों के कायाकल्प की मांग रखते हुए एक पत्र पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को सौंपा है, जिसके जयवीर सिंह ने सबसे पहले आश्रम के आसपास के इलाके को कायाकल्पित करने की परियोजना की घोषणा की। साथ ही कहा इसके बाद मंगलपुर के चतुर्भुज बाबा मंदिर का कायाकल्प का कार्य किया जाएगा। लखनऊ के राजाजीपुर में रहने वाले 31 वर्षीय नितिन मिश्रा को अल्बानिया में गिरफ्तार कर लिया गया है और नितिन पर आरोप है कि वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि वो कपड़ों का कारोबार करने के लिए अल्बानिया गया हुआ था और नितिन की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद से ये उसका परिवार परेशान हो रहा है। और नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा ने भारत सरकार से मदद की मांग की है। और बता दें कि नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा फूड काउंटर चलाते हैं। हालांकि कोरोना के दौरान काउंटर बंद हो गया और परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। उनकी पत्नी रेणु मिश्रा को कैंसर है। परिवार में बेटे नितिन के अलावा बड़ी बेटी नैना और जिसकी शादी हो चुकी है। वासुदेव मिश्रा ने बताया कि नितिन ने लखनऊ से
इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद 1 साल के लिए कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया और इसके बाद वो नौकरी करने दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने क्यूनेट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और क्यूनेट कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो 3 बार मलेशिया और 1 बार दुबई भी गया था। वर्तमान में वो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा था। वासुदेव मिश्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से उत्साहित नितिन ने अपना कपड़ों का कारोबार शुरू करने की तैयारी और इसी सिलसिले में 11 अक्टूबर को अल्बानिया के लिए वो घर से निकला था। नितिन ने अल्बानिया जाने के लिए टूरिस्ट वीजा लिया हुआ था और 17 अक्टूबर को उसे भारत लौटना था। हालांकि अल्बानिया पहुंचते ही नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया और आश्चर्य की बात यह है कि विदेश में नितिन की गिरफ्तारी की सूचना न भारत सरकार को दी गई और न ही उसके परिवार वालों को। नितिन का अल्बानिया पहुंचने के बाद फोन नहीं आया तो परिवार वाले परेशान हो गए और उसे कई कॉल की, लेकिन कॉल या तो रिसीव नहीं हुई या फिर स्विच ऑफ बता जा रहा था। बता दें कि 22 अक्टूबर को नितिन के नंबर से वासुदेव मिश्रा के पास कुछ सेकंड की कॉल आई और यह कॉल नितिन की ही थी, जिसमें उसने बताया था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसे अल्बानिया के यूएस ले जा रहा है और परिवार वालों ने होश उड़ गई है सुनकर। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मामले से जुड़े इस मामले में अब तक एक नया मोड़ सामने आया। बता दें कि विवादित परिसर का एएसआई यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में आज केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल कर दिया है। यह हल्फनामा एएसआई के डायरेक्टर जनरल की तरफ से दाखिल किया गया है। अपने इस हल्फनामे में एएसआई ने खुद को सर्वेक्षण के रूप के लिए सक्षम बताते हुए अपने तरफ से सहमति दे दी है और एएसआई की तरफ से कहा गया है कि अगर कोर्ट सर्वेक्षण का आदेश देती है तो वो इसे करने के लिए तैयार हैं। हल्फनामे में कहा गया है कि एएसआई इसी तरह के मामले में सर्वेक्षण करने की एक्सपर्ट संस्थान है और संस्थान सर्वेक्षण के काम के लिए पूरी तरह सक्षम भी है और उसके पास टेक्निकल एक्सपर्ट की पूरी टीम भी मौजूद है। संस्थान ने इससे पहले देश में सैकड़ों जगहों पर सर्वेक्षण का काम किया है और एएसआई ने अपने हल्फनामे में देश के अलग अलग राज्यों के लिए किए गए सर्वेक्षण की जगह की सूची भी दाखिल की है। एएसआई ने अपने हल्फनामे के जरिए सर्वेक्षण को लेकर अपनी सहमति दे दी है। हल्फनामे में यह भी कहा गया है कि विवादित स्थल को लेकर पक्षकारों को जो दावे हैं, एएसआई सर्वेक्षण के बाद इन दावों पर अपनी राय कोर्ट को दे सकती है। एएसआई के हल्फनामे में सर्वेक्षण को लेकर एक और अहम बात कही गई है। एएसआई की तरफ से कहा गया है कि वाराणसी के विवादित परिसर का सर्वेक्षण एएसआई ने इससे पहले कभी नहीं किया। अगर कोर्ट आदेश देती है तो एएसआई पहली बार इस विवादित परिसर का सर्वेक्षण करेगी। और बता दें कि हाईकोर्ट ने एएसआई के हल्फनामे पर पक्षकारों को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। केस से जुड़े हुए पक्षकार 7 नवंबर तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अदालत इस मामले में 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे से अगली सुनवाई करेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया और इस बैठक में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबंधित किए जाने का विरोध किया गया और इस बैठक में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को ही नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का यह बड़ा निर्णय सामने आया है। बता दें, दरअसल दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में आयोजित देश भर के
4,500 मदरसा संचालकों के सम्मेलन के बाद जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और उलेमा ने देश की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई। मदरसों में स्थापना का मकसद ही देश की आजादी थी और इसी के साथ ही मौलाना ने कहा कि मदरसों के लोगों ने ही देश को आजाद कराया, जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज मदरसों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और मदरसे वालों को आतंकवाद से जोड़ने के निंदनीय प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हर मजहब के लोग अपने मजहब के लिए काम करते हैं, तुम अपने मजहब के लिए हिफाजत क्यों ना करें। समाज के साथ साथ देश को भी धार्मिक लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि तलबा ने सेना भर्ती को लेकर हुए बवाल में किसी ट्रेन में आग लगाई है। मदरसों और जमीयत का राजनीति से सत्ता भर वास्ता नहीं है। हमने देश की आजादी के बाद से खुद को अलग कर लिया था। अगर हम उस समय देश की राजनीति में हिस्सा लेते तो आज सत्ता के बड़े हिस्सेदार होते। तो ये मदरसे का सर्वे को लेकर एक सबसे बड़ा बयान सामने आया है। इसको लेकर ये बयानबाजी चालू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने पर ध्यान देने लगी है और इसी क्रम में वो मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। इमरान मसूद के बाद एक और मुस्लिम नेता ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि AIMIM के पूर्वांचल के अध्यक्ष इरफान मलिक ने बसपा ज्वाइन कर ली है। इरफान मलिक ने राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है और उनके पिता कमाल मलिक डुमरियागंज से 5 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। कमाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया है और इरफान मलिक 2012 में AIMIM के शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने 2 दिन बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया था। 2022 में उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया था और उन्हें डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें सपा उम्मीदवार के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था। इरफान से पहले इसी महीने इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को झटका देते हुए सपा छोड़कर बसपा का दामन थामा था। इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाना माना चेहरा है और वो मुस्लिम वोट खींचने में मायावती के काम आ सकते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के साथ बसपा का फोकस अब पूर्वांचल है, इसलिए इरफान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। इमरान मसूद को मायावती ने बसपा में शामिल करने ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्हें पश्चिमी यूपी में बसपा संयोजक बना दिया गया है। वहीं पूर्वांचल में इरफान मलिक को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये तो आने वाला कुछ समय ही बताएगा। तो फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर पार्टी में फेरबदल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और इमरान मलिक ने बसपा ज्वाइन कर ली है फिलहाल के लिए। यूपी में गोंडा की साइबर सेल और सर्विलेंस सेल के साथ कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गोंडा लखनऊ राजमार्ग से पास से गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पुलिस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया है। बता दें कि विदेशी कस्टमर्स द्वारा पकड़े गए साइबर अपराधी पेपल, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में स्थित अभियोक्ता गुण के खातों में करते थे और पकड़े गए शातिर साइबर अपराधियों के पास से नगद रुपए के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। अपराधी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रक का कारोबार कर मोटा पैसा कमाया करते थे, जिस पर नगर पालिका और साइबर सेल ने मुखाबिर से सूचना पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों में से 2 गोंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 1 लखनऊ को रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और जनदीपीय साइबर सर्विलेंस और कोतवाली नगर पुलिस को नशीली गलियों के अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर गोंडा लखनऊ रोड पर स्थित महिंद्रा एजेंसी के पास करीब 12:30 बजे हुंडई वर्ना कार से अब्दुल हादी और अब्दुल बारी विशाल श्रीवास्तव को नशीली गोलियों, लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल हादी के पास से नशीली गोलियां का जखीरा बरामद हुआ है, जिसे वो बतौर सैंपल अपने पास रखकर अब उसकी फोटो अपने ग्राहकों को भेजता था। अब्दुल हादी के पकड़े जाने से नशीली गोलियों के अंतरराष्ट्रीय साइबर रैकेट की कार्य प्रणाली और अन्य कई जानकारी प्रकाश में आई है और इसमें गोंडा पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पकड़े गए 3 साइबर अपराधियों के खिलाफ नगर पुलिस की धारा 419, 420 आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत 1224 एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 841 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए 3 आरोपी साइबर अपराधियों में से 2 अब्दुल हादी और अब्दुल कोतवाली नगर के स्कूल के पास रहने वाले हैं और तीसरा आरोपी विशाल श्रीवास्तव लखनऊ के विभूति खंड का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी सभी अपराधी की उम्र 19 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। तो ये नशीली दवाओं का जो कारोबार है, पुलिस ने इसका खुलासा किया है और इसमें 3 आरोपियों को फिलहाल के लिए गिरफ्तार किया है। और बता दें आपको कि तीनों आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और जैसे ही रामपुर लोकसभा का चुनाव जीते वैसे ही उनके सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को भी जीतेंगे। तो बता दें आपको कि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भी जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और उन्होंने दावा किया कि दोनों सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। वहीं शिवपाल यादव के स्टार प्रचारक ना बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव तो 2022 से ही अलग थलग पड़े हुए हैं। अखिलेश यादव अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। शिवपाल यादव को अपने बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी में उन्हें लेने का सवाल ही खड़ा नहीं होता और इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के लिए कोई भी अछूता नहीं है। गोला सीट पर उपचुनाव बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजनीतिक रूप से बेहतर करना एक बड़ी चुनौती होती है। गोला की सीट पर हमारे विधायक के निधन से खाली हुई है और हमारे जनता का आशीर्वाद, पूरा विश्वास मिलेगा और बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच आते हैं और गोला की परीक्षा में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि मेयर के चुनाव में हम परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे और साफ संकेत देंगे और कुछ लोगों को टिकट काटे भी जा सकते हैं कि हमें सीट जीतनी है। ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। सब पहलुओं पर विचार करने के बाद अगर कोई आरक्षण में कोई सीट बदलेगी तो वो नए नाम के साथ आगे बढ़ेगी। तो भूपेंद्र चौधरी का यह बड़ा दावा सामने आया है। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। गाजियाबाद में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक बुलेट सवार व्यक्ति ने पैदल जा रहे एक युवक को पहले तो टक्कर मारी और उसके बाद जब वो टक्कर से घायल हो गया तो बाइक से उतरकर उस पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। सड़क पर हुए इस घटना का वीडियो सामने आया है और ये कैमरे में भी कैद हो गया है। बता दें घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बता दें जब ये घटना उस वक्त हुई सड़क पर और भी लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये मारपीट गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के न्यू विकास कॉलोनी में हुई है। यहाँ पैदल जा रहे युवक को पहले बुलेट से टक्कर मारी गई और फिर उसे लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। घटना का वीडियो वायरल हुआ है और आरोपी की पहचान अजय सिंह उर्फ गोविंदा और घायल की पहचान बादल के रूप में की गई है। दोनों के बीच पिछले दिनों विवाद हुआ था जिसको लेकर दोनों में समझौता भी हो गया था। हालांकि 25 अक्टूबर को जान से मारने की नियत से आरोपी अजय सिंह ने अपने बादल को बुलेट से टक्कर मार दी और अजय ने केवल बादल की पिटाई की बल्कि उसे बचाने आए शख्स को भी मारा। अजय मौके से फरार हो गया और पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने घटना को सीसीटीवी फुटेज की जांच की और फिर आरोपी अजय की तलाश शुरू कर दी। वीडियो के आधार पर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एसपी अदेहात डॉक्टर इरज राजू ने बताया है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हमले के पीछे की वजह जानने की जुट रही है। फिलहाल इस ब्रीडिंग में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।